जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है। असी तो सिर्फ मुसलमानों को मानना है ना जी पाकिस्तान। किताब है, आपने देखी होगी, जी जी पंजाब और बैरूनी हमला आवर। बिल्कुल। ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की। जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे। लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे, महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चाणक्य और कौटिल्य ये टर्म्स बहुत डिस्कस हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी जानते हो इंडियन हिस्ट्री को तो आपको पता चलेगा कि भाई चाणक्य भाई साहब कितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। और चाहे वो वॉर स्ट्रेटेजी हो, चाहे राज्य कैसे चलाना हो, चाहे किसी के साथ पर्सनल रिलेशन रखने हो, चाहे शादी के या फिर कहे कि विवाहित जीवन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ों पर उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तानी उसको इस तरीके से थ्रो नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सोच भी लेते हैं कि भाई क्या, मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें, तो उनको पता चलेगा कि नहीं, ये जीवन में बहुत रिलेट करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, उनको ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि भाई क्या आखिर में ये कौन कौन से लोग हैं। अब चाणक्य और कौटिल्य तो ज़रा छोड़िए, मतलब दोनों एक ही नाम है, वो तो छोड़िए। 1947 तक जो हम बड़े बड़े नाम थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये किसी के बारे में पाकिस्तानियों को थोड़ा भी नहीं पता। अब उसके अलावा छोटे छोटे जो लोग थे, मतलब जिनका नाम बहुत नहीं हुआ है, जिन लोगों को फांसी पर चढ़ा, पता है ना, मतलब हज़ारों लाखों लोग फांसी चढ़ चुके हैं अंग्रेज़ों के टाइम पर, किसी के बारे में नहीं पता। शिवाजी के बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद महाराणा प्रताप को अगर आप देख लो, किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी वाइप आउट कर दी गई है। अब लोगों को चाणक्य के बारे में क्या पता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। और वो एक इतना समझदार आदमी था जिसको जो एडमिनिस्ट्रेशन और सियासत की पेचीदगियां हैं उनका, उसे हर बारीकी वो समझता था। और वो एक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर था जी। तकरीबन 40 साल वो हुकूमत रही उस बादशाह की। वो भी बड़ा बादशाह था। तो चाणक्य कोई ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है। असी तो सिर्फ मुसलमानों को मानना है ना जी पाकिस्तान। तो अगर आप अर्थशास्त्र, मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी, मैंने तो ऐसे एक्सर्प्ट्स इधर उधर से पढ़े हैं। बंदे की इंटेलिजेंस पे आपको रश्क आता है कि वो क्या स्मार्ट आदमी था चाणक्य कौटिल्य जी। वेस्ट में भी उनको बहुत एडमायर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पे जो उर्दू अखबारात हैं वो बहुत ही नेगेटिवली उनको देखते हैं। तो इंडिया में आपको पता है दिल्ली का जो डिप्लोमेटिक एरिया है उसको चाणक्यपुरी कहा जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। किताब है, आपने देखी होगी, जी जी पंजाब और बैरूनी हमला आवर। बिल्कुल। ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की। जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे। लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे, महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर। और अभी आप देखिए ना, वो सैफ अली खान ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा। तो तैमूर तो वो नहीं था जिसने वो क्या सरों के मीनार बनाए थे जी, सरों के ढेर लगाते थे। बिल्कुल। देखिए, तैमूर
पता नहीं मुझे क्या लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लाहौर में रेप का बाजार गर्म किया, दिल्ली में किया, हजारों तो कम है, लाखों लोग मार दिए जी शहरों के अंदर। और मुसलमान तो लंबे पहुंचा, वहां पे सैयदों की सरदारी थी, उनको वरगला के बाहर निकाला और मार दिए सारे के सारे, 20,000 बंदे वहां मार दिए। और बगले में जाता था कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। वो सुल्तान बेयजीद उस्मानिया सल्तनत का जो बादशाह था, उसको इतना बेइज्जत किया, उसको पिंजरे में ले लेके साथ फिरा। तो ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही थी? या महमूद गजनवी कौन सी इस्लाम को लूट मार कर रहे थे सारे? हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, कि वो आता था हर कुछ ले जाता था, भांडे टींडे चुक के ला जाता सी पंजाब से। तो ये तैमूर तो जो है अपने आप को सैफुल इस्लाम कहता था, और मेरा ख्याल है उस वक्त तक के जो हुक्मरान थे उनमें ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी। ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर एंड रेपिस्ट। तो फिर हमारे यहाँ सर क्यों नहीं लोगों को पता फैक्ट्स का? वो हमने तो कई मिसाइलों के नाम भी इनके नाम में पे रख दिए हैं, कोई गजनवी है, कोई अब्दाली है, कोई गौरी है। सर वो अब मसला ये है ना कि वो बदनसीबी से मुसलमान है। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब वो हिंदू थे? नहीं देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां पे रहेंगे। सुनने में आया है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे। क्या मतलब ये हो क्या रहा है? आप इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे मोटे एरियाज तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज है? सिर्फ कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्जी उनके ऊपर वो कर लेंगे? सो ये जरा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे पीछे जा रहा है, या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? जरा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से compete कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। आज चाइना तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनीज वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैच ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में फंसा रहे हैं।
अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं, हमारा पड़ोसी भाई मानते हैं उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पे 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे, वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें, उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर इस आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद हॉस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है, हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है। तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स, ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है, तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी देखिए बोरिस जॉनसन साहब आए थे, तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उस पर भी आएंगे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट टू डिलिंक देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना। चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के, अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है उन पे, 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है, और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट बड़े हम करें, थोड़ा मिसट्रस्ट के हवाले से एक आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, देखें प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा गो कि बांग्लादेश एक वक्त था पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। और वो लोग, वो कौमें तरक्की नहीं करते, वो लोग तरक्की नहीं करते जब तक आप दूसरों को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। किसी की तरक्की, किसी की सक्सेस, किसी की अच्छी डायरेक्शन को एक्नॉलेज करना और सोचना, प्लान करना, और उसको आगे जाने के लिए उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अच्छा रास्ता तलाश करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट से बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के हैं। फॉर एग्जांपल हरकतुल जहादुल इस्लामी एक तंजीम है इंडिया में, ठीक है जी, सॉरी बांग्लादेश में वो कह देते हैं जी। फिर जनाब एक बेंगा सीना के नाम से और फिर ये जो चीजें हैं, एक तो ये मसले रहते हैं, और इंडिया का एक वो है जी कि जहां पे भी वो कहे जी ये जहादी हैं और ये दहशतगर्दी है। एक तो ये चीज, और दूसरा सुनने में आया है कि 2001 से लेके 2011 तक इंडिया ने एक पॉलिसी रखी हुई थी, उसको कहते थे जिसे वो शूट टू किल पॉलिसी, जिसमें तकरीबन 1000 बंगालियों को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मिसट्रस्ट थे ये सारे अब कन्वर्ट हो जाएंगे और ये चीजों से जो है वो, या कि आप समझते हैं ये मिसट्रस्ट रहेंगे, लेकिन इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है वो सिर्फ चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है? ये जरा, क्योंकि ये ना हो कि मिसट्रस्ट हो साथ, लेकिन इंडिया बांग्लादेश चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है कि यार चलो चाइनीज को दे रहे हैं तो इनके साथ भी करो, ये शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसको क्वाड की ऑफर हुई थी, तो खुद पीछे हट गए।
बांग्लादेश वाज वन ऑफ द कंट्रीज ओरिजिनली जिसको क्वाड का कहा गया था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कहा वो इतने पानी में नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो जरा इसमें बताइएगा, ये एक आखिरी पॉइंट है। देखिए चीवा साहब, पहले तो हमने खुद ही जवाब दे दिया कि बांग्लादेश ने खुद ही बोला भाई हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम इस बिग बॉयज गेम्स में घुसे, तो वो दूर रहे। और अगर इंडिया क्वाड में है तो बांग्लादेश तो हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग दे दिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो गई? तो आपको ये है ना कि या तो मैं सामने आऊं या आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, बात तो वही है, वो वाला स्ट्रेटजी है। अब देखिए बांग्लादेश का चाइना के साथ चीमा साहब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बांग्लादेश टू डू ट्रेड विद चाइना। दे आर लूजिंग $10 बिलियन और उनकी इकोनॉमी में $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत होता है। हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। स्लाइटली द ट्रेड इज बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया, स्लाइटली। बट जो हम उनको काफी सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, काफी जगह एनेबल कर देते हैं। अब ये जैसे ये आएगा, ये जो हमने चिटागोंग के लिए उन्होंने हवाले खोली, एस्टिमेटेड है चीमा साहब करीब कुछ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा बांग्लादेशी पोर्टों पे इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। और हम आप जानते हैं कि हमारा जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, एक चाइना ने हमारी एक यहाँ से हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से एक एक्सप्रेस वे निकालना चाह रहे थे। अभी कभी उस पर बात करेंगे, लंबा है वो विषय। उसको चाइना ने ब्लॉक कर रखा है ताकि हमारा एक्सेस साउथ चाइना सी तक ना पहुंचे लगभग। तो पर हमने बांग्लादेश के साथ हम बे ऑफ बंगाल तक तो आ गए हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल तक हम आ गए। अब ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखी है, टचवुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। बाय द वे, ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल पहुंचा दी जी काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। रेल लिंक हमारा बनके तैयार भी हो गया। इसीलिए चीमा साहब मैंने कहा कई सारी ऐसी कवायदें हैं जो चल रही है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपन फोरम में बातें नहीं है। बट ये काफी लोगों को झटका लगा था, भाई ये तो चीनी विनी रेल लिंक की बात कर दी, रेल कहाँ से चल गई? शेरबाद और देववा साहब आए थे यहाँ पे और उसी दौरान एक चुपचाप रेल चढ़ गई थी, बिल्कुल रेल लिंक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि बांग्लादेश को अपना लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, उनको चाइना के साथ रहना। मैंने कहा ना, दो पावर है, हर एक को कॉल लेना पड़ेगा वेयर दे हैव टू अलाइन देयर इंटरेस्ट। हम तो श्रीलंका को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन इकोनॉमी हमारे साथ अलाइन करें, क्योंकि हमारी आपकी लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी पे तो कोई नजर है नहीं। भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेट करने में मदद की है, बहुत डायरेक्ट मदद की है, तो हमारी उन पे कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। तो आप ये देखें कि चाइना के साथ आपका लॉन्ग रन में चीज नहीं चलेगी। और जो आपने बताया ये शूट टू किल वगैरह वाली पॉलिसी, हाँ कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में है। आप जानते हैं जो खालिदा जिया मैडम है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनको पावर इन सब से मिलती है, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं आप, तो नाम भी आपको सारे पता होंगे। पर जब से दीदी पावर में शेख हसीना, तब से इन सब पे कंट्रोल किया गया। काफी लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी है, आपको याद होगा, इस्लामिस्ट को। और जो कुछ टेररिस्ट हमारे वहां गए थे उनको हमें हैंड ओवर किया है। एक टाइम में पॉलिसी थी, क्योंकि हम एक इन्फिल्ट्रेशन जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ स्टेट्स में, तो उसको रोकने के लिए वो पॉलिसी, आज की डेट में वो पॉलिसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारी कश्मीर पॉलिसी चेंज हुई, मतलब पहले हमने सब कुछ पाकिस्तान के साथ रिलेशन मेंटेन करके हमने कश्मीर का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और जो कश्मीर के अंदर हमारा काम हुआ, और हम वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को ये समझाने में सफल हुए कि भाई देखिए, आप जिसको बेस बनाकर इंडिया के खिलाफ यहाँ पर ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो कोई बचाने आपको नहीं आएगा, ना ही डेवलपमेंट में आपके साथ वो खड़ा होगा। अगर मार पड़ी तो ना ही वो आपको, मतलब आपको 2 डंडे पड़ेंगे तो 1 डंडा वो खाने आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवोक कर रहा है। और ये सारी चीज़ें, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे अब्दुल्लाज़ हो चाहे मुफ्तीज़ हो, ये सारे भी आपको बचाने नहीं आएंगे। और वहाँ की जनता को ये मालूम पड़ा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि भाई ठीक है। और उसके बाद इंडिया ने अच्छा खासा यहाँ पर पैसा पंप किया, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। डेवलपमेंट की यहाँ पर देखने को मिला। थिएटर्स नहीं थे, थिएटर्स खुलते हुए दिखे आपको। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहली बार हो रही थी कश्मीर के अंदर, और यही कश्मीर की जनता देखना चाहती थी। पिछले कई सालों से पत्थरबाजी बंद है, और यहाँ पर ये चीज़ें पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है।
तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है। कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने यूथ को ये कहा है कि हम आपको आपके दादा दादी नाना नानी जैसी जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी कि जो माजी में आप स्ट्रगल करते रहे, वो जो जिहाद और वो सारा होता रहा, वो जो स्ट्रगल थी अब वो नहीं होगी। क्या मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना है बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा, उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? तो इसमें अगर हम नंबर्स पे देखें तो देखें जी, नंबर्स के हवाले से तो ये 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है एक रियासत के अंदर। और उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में वो 17,000 करोड़ तक खर्च नहीं हुआ, तो हम इतना एकदम खर्च करेंगे। दूसरा ये था कि हम यहाँ पे इससे बेहतर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंडिया जो है उसको कहीं डेमोक्रेसी के बारे में किसी से पूछने या सीखने की जरूरत नहीं है। इंडिया की जो है वो 30 के लगभग रियासतों में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है। आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में कोई रास्ता नज़र आ रहा है? मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे बात नहीं की, इतने लंबे चौड़े प्रोटेस्ट भी नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं मोदी साहब की स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की कामयाब हो रही है? लोगों को एंगेज करने की स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है? और जो इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए, इतना कुछ नहीं हुआ, क्या ये मैनेज किया गया है? आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? और क्या कोई आप देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ चैनल खुल सकता है जिसमें अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, या कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह सकती है कि हमें अगली दफ़ा जब हुकूमत आएगी पाकिस्तान में जो 2023 के इलेक्शनों के बाद होगी उससे बात करनी है? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो कह रहे हैं हम अगली हुकूमत से बात करेंगे, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है डेवलपमेंट की? और 3 साल बाद, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि तनकीद कर रहे हैं आपके 3 साल बाद आना और लोगों को राइट्स भी देना, और सुनने में आया कि इलेक्शन भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डायलॉग किसी किस्म का होता नजर आ रहा है, या कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कुछ नहीं हो पाएगा? देखें, जहाँ तक मोदी साहब की स्ट्रेटजी है वो इस हद तक तो बिल्कुल कामयाब रही है कि जो उन्होंने ये जो कनेक्टिंग एक राब्ता था उसको तोड़ा है। वहाँ पे जो तहरीक चल रही थी या अनरस्ट था, और उसके हवाले से इस तरफ से जो उसको सपोर्ट हो रही थी या यहाँ से होके तो जो उसको फ्यूल अप किया जाता था, उस सिलसिले को जो है उन्होंने मुनक़ते किया। तो ये स्ट्रेटजी तो इस हद तक कामयाब रही है, चूँकि आपको मैं वही कह रहा था कि आप इस दौरे से ज़्यादा है अगर पाकिस्तान का प्रेस उठा के देखें तो उसमें रद्द-ए-अमल की कहानी ज़्यादा है। अब वो रद्द-ए-अमल क्या है कि आज़ाद कश्मीर में ऑफिशियली यूम स्याह बनाया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये यूम स्याह जो है ये बनाने की क्या जस्टिफिकेशन है? और यही काम गुज़श्ता 30-35 सालों से हो रहा है कि जो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं उनको अपना हाल नजर नहीं आता। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटीज़ देखें, कंपेयर करके देखें तो वो मुकाबला ही नहीं बनता। उस हवाले से ज़ाहिर है इस तरफ का खिता जो है वो मोस्ट अंडर डेवलप, बल्कि एक हवाले से बिल्कुल ही जो है वो पीछे रहा हुआ खिता है। लेकिन उसका प्राइम मिनिस्टर जो है एक दिन पहले मुंतखब हुआ अपने ही प्राइम मिनिस्टर को टॉपल डाउन करके, अदम अतमार करके। तो पहला काम ही उसने किया कि यूम स्याह है जी आज हिंदुस्तान के खिलाफ। अब जहाँ पे इस तरह के लोग आप मुंतखब करते हैं जिनका रोल जो है, जिनको अपने इर्द गिर्द जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ हमारी ज़रूरियात क्या हैं, यहाँ पे हम किस हद तक जो है वो गुर्बत और पसमानदगी और बदहाली का शिकार हैं, यहाँ पे किस हद तक जो है वो लूट खसूट हो रही है,
यहाँ पे किस हद तक जो है वो लोगों को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। तो हम इसमें बेहतरी के बजाय वो जनाब मोदी साहब दौरा कर रहे हैं जम्मू का, और उन्होंने यहाँ पे पूरा दिन जो है वो शहर को बंद करके तो हड़तालें कर रहे हैं और यूमेसिया बना रहे हैं। तो ये इस हिसाब से ये पहले क्या होता था गुज़श्ता 30 सालों में कि वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है या मार दाड़ हो रही है या वायलेंस है या तशद्दुद है, तो यहाँ से उसके हक में इसी तरह कभी यूमेसिया के नाम पे, कभी यूमे सॉलिडारिटी के नाम पे, कभी किसी मजहबी दिन के नाम पे उनके हक में यहाँ पे जलसे और जुलूस निकल रहे हैं और चंदे हो रहे हैं और उनके हक में तकरीरें हो रही हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत के ज़ेरे एहतमाम वो उसको इस हालत तक पहुंचाया गया। और वो जब इस हालत में पहुंचा तो जो मोदी साहब ने ये ड्रास्टिक एक्शन किया 5 अगस्त 2019 में उसने इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया और वहां के लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमारे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई, तो वहां पार की तरफ से तो वो उसी तरह खड़े हैं, कहते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं। तो अब इस तरह हमारे पीछे खड़े होने का हमें फायदा क्या है, जिसके नतीजे में आप यूं समझ लेंगे एक डिस्कनेक्ट जो है वो हो गया और जिसकी वजह से वहां सूरत हाल में बेहतरी आई। क्योंकि 2019 के बाद वहां पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा कोई मौजूदाना काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वहां लोग खुश हो गए या पैसिव हो गए। अगर वहां पे लोग एहतजाज नहीं कर रहे, जुलूस नहीं निकाल रहे या बहुत ज़्यादा वायलेंस की तरफ नहीं आ रहे, तो उसकी वाहिद वजह यह है कि वो डीपली डिसअपॉइंटेड हुए हैं इस तरफ के रोल की वजह से कि पाकिस्तान ने जो रोल पर वहाँ पे अदा किया उसकी मौजूदगी में वो समझते हैं कि हमें बिट्रे किया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो ज़्यादती की गई और हमारा जो टाइम था मोस्ट सीरियस ट्रायल था उसमें आके तो ये लोग या तो खामोश हो गए या इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसियाँ अपनाई हैं। और अब आप खुद देखेंगे पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे लोग अब ये तकरीरें कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया जी, फलां किया। ये तो खैर आपको पता है यहाँ पे जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है, एक दूसरे के जो है वो मुहब्बे वतनी पे और एक दूसरे पे के यहाँ तक के ईमान पर जो है वो एतराज़ उठाने की और इस तरह की। लेकिन इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं, चूँकि जो कुछ इमरान साहब ने 2019 के बाद किया उसमें वाहिद काबिल ज़िक्र चीज़ जो है उन्होंने एक तकरीर की जो कि गुज़श्ता 70 साल से हर साल यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल में असम्बली में जो है वो होती है। आप पीछे से देख के जाएं, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं गुजरा होगा जिसने तकरीर नहीं की है। तो इसके अलावा आप मुझे एक बात बता दें कि उन्होंने कहीं कोई वफद भेजा हो, किसी मुल्क के किसी सरबराह से कोई मुलाकात की हो या डायरेक्टली इंडिया को इस हवाले से जो कश्मीर पे क्रिटिसिज्म का, सवाए इसके कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ती रही अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो वो इसका नाम लेते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया और ज़्यादा नरम ज़ुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर झोंका है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूमे स्याह बनाएं या यूमे सफ़ेद बनाएं या यूमे सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है और उसके रिजल्ट आपने देख लिए। आल्दो के मोदी साहब का दौरा जो है उस हवाले से, जैसा कि मैंने कहा कि रद्द-ए-अमल में बहुत सारे वहाँ पे दुकानें भी बंद थी, कुछ सड़कें भी वीरान थी, वो जो चीज़ें आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख ली। लेकिन नटशल में ये उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही है, चूँकि उन्होंने जो ये डिवीज़न और डिस्कनेक्ट क्रिएट किया है दोनों तरफ के, और अब कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जहाँ से भारत के बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो गए,
अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि आरएसएस जिसको कहा जाता है कि हिंदुत्ववादी है या फिर हिंदूवादी है, दरअसल ऐसा नहीं है, वो कल्चरल एक ऑर्गेनाइजेशन है। नो डाउट हिंदुओं का एक ग्रुप है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं किया जाता कि आपको इसको पूजना चाहिए, इसको नहीं पूजना चाहिए। कभी भी आरएसएस उस बात पर पिच नहीं करता। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कभी भी आरएसएस आप अगर जाओगे तो किसी भी टाइप की बात नहीं होगी कि किस पंथ को, किस समुदाय को आपको फॉलो करना चाहिए। बस उनका एक बेसिक चीज़ होती है कि भारत माता का एक पोर्ट्रेट होता है, एक फ़ोटो होता है, और हमें बस उसी कल्चर के आसपास हमें घूमना होता है। और वो क्या कहते हैं कि जिस देश में आप रहते हो उसको, मतलब कि उसकी आपको एक अलग से फीलिंग होनी चाहिए। जिस देश में, जिस ज़मीन पर आप रहते हो, वहाँ पर आपको एक अलग लगाव होना चाहिए। और इसीलिए जैसे यहाँ पर गौरव आर्य कह रहे हैं, मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि किसी देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं होती, वहाँ पर होता है भारत माता का फ़ोटो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्या सोच क्या रहे हैं खास करके नरेंद्र मोदी साहब, जो कि और बीजेपी का माइंडसेट अगर हमें बताएं तो वे दे वांट टू टेक इंडिया, किस डायरेक्शन की तरफ इंडिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन इसका आंसर जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसका आंसर कल्चरल है चीमा साहब। मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं हमारी इस मामले में बात हुई कि नहीं। अगर आप कभी किसी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे ना, आरएसएस में फंक्शंस बड़े होते हैं, टॉक है, ये डिस्कशन है, ये सब बड़ा होता है। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब जाहिर सी बात है। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शंस में, जितना मैंने देखा है चीमा साहब, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट आरएसएस का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है, भारत का मैप देखा है। और ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये भारत जो का मैप है ना, जो नक्शा है इंडिया का, उसके सामने सर झुकाते हैं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। फॉर देम जैसे दिया जलाते हैं उसके सामने, जैसे आरती करते हैं भगवान के सामने ना, वो इंडिया के नक्शे के सामने करते हैं संघ वाले। और ये मैंने देखा है क्योंकि मैं उन फंक्शंस में शरीक रहा हूं, एक नहीं 50 फंक्शंस, एक की बात। और नागपुर में जो गढ़ है आरएसएस का, वहां पे जाके बात कर रहा हूं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज अ लिविंग गॉड। दैट इज द माइंडसेट। तो जब आप आरएसएस का माइंडसेट समझ जाएंगे, तब आप मोदी जी का और अमित शाह साहब का माइंडसेट समझ जाएंगे। उनका माइंडसेट वही है। नाउ वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ, मैं आपको बताता हूं। इस कल्चरल प्रिज्म के थ्रू देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर साहब की, हो क्या रही है। ठीक है सर, बात यह है कि इंडिया सीज इटसेल्फ एज एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट, जिसकी तरफ से इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जर्मनी ने भी अभी करी है, ठीक है, 10 बिलियन यूरोज इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इंडिया खुद इससे कई गुना ज्यादा कर चुका है खुद अपने मुल्क में। हमारी टाटा है, महिंद्रा है, जितनी भी हमारी कंपनीज है इंडिया की, सब के सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रही हैं, सोलर की ओर जा रहे हैं, सब लोग विंड टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। ये सब चल रहा है इंडिया में और बड़े वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अगर आपका कभी इंडिया आना हुआ तो आप कभी देखिएगा राजस्थान और गुजरात में जिस तरीके से सोलर फार्म्स बन रहे हैं, तो ये आपकी गाड़ी चल रही है, एक एक घंटे आपकी गाड़ी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब पता नहीं क्या कर दिया वहां पे, क्योंकि वहां पे धूप ज्यादा होती है। जैसे आपका थारपारकर वाला एरिया, समथिंग लाइक दैट ना, अक्रॉस आपका जो पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध का और पंजाब के बहावलपुर का, दैट एरिया विच इज वेरी हॉट, तो उस टाइप का है वहां पे डेजर्ट एरिया। तो वहां पे बहुत ज्यादा, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ नेचुरल फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ चीमा साहब, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये उड़ी उड़ी पुरानी किताबों की बातें कर रहा हूँ। ये बात सच है और ये सरकार ऐसे ही चलती है, ये मोदी जी की। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कि वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं संस्कृत में, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, किस तरीके से करना है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग डिप्लोमेसी में। जैसे कि किसी को अगर आपको वैक्सीन देनी है तो आप उसके पास पहुंच गए। श्रीलंका को आप हमारे टर्म्स और चाइनीज के टर्म्स जरा कंपेयर, चाइनीज के टर्म्स तो खैर आज तक किसी को पता ही नहीं लगे क्या है चाइनीज के टर्म्स, लेकिन जो हमने पैसा दिया श्रीलंका को, आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा एमईए की वेबसाइट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा छोटा मोटा। मैं तो गया नहीं, बट आप देख लीजिएगा, दिल बी वेरी वेरी इजी टर्म्स, वेरी इजी टर्म्स। हम ज्यादा नहीं कर सकते, वी आर नॉट एज रिच एज चाइना,
बट वी आर फार मोर ह्यूमन, वी आर फार मोर कंसिडरेट। हमने जमीन नहीं लेनी, हमने हनुमान टोटा पोर्ट नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए। हम चला लेंगे छोटा मोटा पोर्ट, हमें नहीं चाहिए किसी काम दूसरे की जमीन। तो ये सब चीजें, दिस इज वेयर इंडिया सीज इटसेल्फ। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ मेजर एक्सपोर्टर, as a major exporter. India sees itself as a world leader, and finally India sees itself in the next few decades as a global superpower. It sees itself as a global superpower. ऐसा नहीं कि छोटा मुल्क है उसको रौंद के चले गए, ये हमारा इतिहास नहीं रहा है। एंड we are not keen to do it, we have not done it, we don't want to do it. नेचर ऐसा नहीं है लोगों का यहाँ पे। मैं ये तो नहीं कहूंगा एब्सोल्युटली पीस लविंग लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा नेचर नहीं है कि किसी चढ़ दौड़े अननेसेसरली। तो दिस इज हाउ आई सी इंडिया इन द नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स, एंड ये कर भी लेंगे। मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, अगर आप 2 मिनट का और वक्त दे दें। चीमा साहब, ऐसा है ना कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मैसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस कंट्रोल, टैक्सेशन, प्रोटेक्शन, ये सब एक चाइनीज का एक बिजनेस मॉडल है, जो कि आपने पता नहीं पाकिस्तान में ऐड चलती हैं, इंडिया में तो चलती हैं, आप पाकिस्तान में पता नहीं 2 व्हीलर की ऐड देखी है, वो बोलेगा 90 किलोमीटर्स पर लीटर और नीचे लिखा होगा अंडर टेस्ट कंडीशंस। आप पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, इंडिया में अंडर टेस्ट कंडीशंस, वो चुपचाप से कैवियट दे देता है एस्ट्रिक्स मार के ना, अंडर टेस्ट कंडीशंस। यानी कि हमने लैब में स्कूटर चलाया, तो लैब में स्कूटर जो चलाया इसने हमें 90 किलोमीटर पर लीटर दिया, 70 किलोमीटर पर लीटर दिया, ये हमने लैब में चलाया। लेकिन वो जो 90 देता है ना लैब में, वो ग्राउंड पे नहीं देता, वो ग्राउंड पे 70 ही देगा, 60 देगा वो, पर उन्होंने लिखने को लिख दिया जी 90 देता है। तो ये सब अंडर टेस्ट कंडीशंस की बात है। इंडिया की जो भी इकोनॉमी है, इट इज 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। बाहर की फोर्सेस हैं, करती हैं, ओपन मार्केट है हमारा। चाइना का तो नहीं है ओपन मार्केट। आप एक ईमेल, आपकी चाइना में कॉन्टैक्ट है चीमा साहब, आप एक ईमेल भेजिए चाइना, उसके अंदर फ्रीडम लिखिए एक लाइन में, डेमोक्रेसी लिखिए, टाइनमेन स्क्वायर लिखिए, आपका ईमेल ब्लॉक हो जाएगा वहां पे। आप कोशिश करिएगा, 2 हफ्ते बाद पहुंचेगी आपकी ईमेल, ब्लैक करके, पूरा ब्लैक आउट करके आपकी। आप कुछ भी लिख दीजिएगा, द वेदर इज वेरी गुड एंड टुडे इन इस्लामाबाद वी स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी। वो वहां पे उनके सर्वर पागल हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी, हमारे अंदर कुछ लोगों में बीमारी फैला रहे हैं यहाँ पे। दे विल ब्लॉक योर ईमेल। तो ऐसा है, वी सी आवरसेल्व्स एज वर्ल्ड लीडर्स, बट बिनाइन वर्ल्ड लीडर्स। अमेरिका वाला नहीं कि इस पे बम मार दिया, रशिया वाला नहीं है कि यूक्रेन पे चढ़ दौड़े, चाइना वाला नहीं है कि ऐसे कर्ज दिया कि दूसरा बिल्कुल गुर्दा कलेजी उसके रखवा लिया गिरवी ना, ऐसा नहीं है। बट वर्ल्ड लीडर्स, वासुदेव कुटुंबकम, टेक एवरीबडी अलोंग एंड एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। चीमा साहब, सबको, जो भारत इकोनॉमिक मिरेकल जो इंडिया में अनफोल्ड कर रही है, उसका सबको फायदा होना चाहिए चीमा साहब। अगर सबको फायदा नहीं हुआ और सिर्फ भारत को ही उसका फायदा हुआ, या भारतवासियों को ही इंडिया की इकोनॉमिक मिरेकल का फायदा हुआ, तो वासुदेव कुटुंबकम जो है, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वासुदेव कुटुंबकम, फिर वो चीज झूठी साबित हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 रोटी हैं, ठीक है, हमारे पास 2 रोटी हैं, लेकिन 1 रोटी हम आपको देने को तैयार हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। चले, इट्स गुड। ऑब्वियसली वन हैज दिस बिलीफ कि शेयरिंग करनी चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो ये अच्छा है। वैसे तो चाइनीज भी यही कहते हैं, शेयर्ड ग्रोथ, लेकिन जारी बात है चाइना का जो मॉडल है वो पॉलिटिकल और है, और वो सारा उनकी और चीज़। और आपकी बिल्कुल बात सही है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ऑर्गेनिक जो होता है उसमें जारी बात है आपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया हो, आपने सिस्टम को छोड़ा हुआ है एज इट गोज। जिस तरह सोसाइटी अपने आप को शेप करे, डेमोक्रेसी शेप करे, मीडिया शेप करे, तो ऑब्वियसली दैट वो है, नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक चीज़, और पिछले अगर 2-3 सालों से देखो तो एक चीज़ बहुत ही अलग हो रही है कि भाई जिस चीज़ के लिए इंडिया किसी और कंट्री के सामने हाथ फैलाया करता था,
जिस जिस चीज़ों के लिए, उस चीज़ में इंडिया ने सोच लिया है कि हम खुद उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है वो हो। जब पहले दवाइयाँ नहीं थी तो फिर अब हम जो फिलहाल जो फार्मा का हब बन चुके हैं, मेडिसिन का हब बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इंडिया में पहले चीज़ें नहीं हुआ करती थी और आज जो है वहाँ पर इंडिया की तूती बोलती है, जैसे IT इंडस्ट्री हो गया। और यहाँ पर वही बात है सेमीकंडक्टर की। अब इंडिया जो है वो सिर्फ ना ही सिर्फ इंडिया, पूरा का पूरी जो दुनिया है वो ताइवान पर निर्भर करती है। चाइना पर भी थोड़ा निर्भर करती है लेकिन ताइवान पर निर्भर करती है। और जैसे ही यहाँ पर कोरोना टच किया था, कोरोना ने हिट किया था पूरी दुनिया को, तो ये जो सप्लाई चेन है वो टूट गया था। तो उसके बाद हमने जो एक अलग से प्रिकॉशन लिया कि हम टोटल 10 बिलियन के आसपास, $10 बिलियन के आसपास की यहाँ पर जो भी कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे उनको यहाँ पर फ़ायदा देंगे। $10 बिलियन के आसपास, मतलब फ़ायदा जिस टाइप के कि भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रेट कम कर दिया या फिर ज़मीन की प्राइस कम कर दिया, इस टाइप से। तो अब जो है वो इंडिया, मतलब इस बात को हर किसी ने नोट कर लिया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के अंदर हब बनने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड? पता ये चला था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़ा जो है वो बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन के इंसेंटिव दे रही है ताकि जो ग्लोबल चिप मेकर्स है उनको अट्रैक्ट कर सके। बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा दिसंबर की ही बात है जब PLI, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो सेमीकंडक्टर और चिप्स में भी लाए गए। तो PLI वैसे कोई काफी अलग सेक्टर्स में भी है, करीबन 14 PLI अभी इंडिया में है। और इसमें पूरा जो थिंकिंग यही रहती है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे अगर वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव्स देती है। और ये ऐसी जगह में भी स्ट्रेटेजिकली किया गया है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। अब जैसे आप चिप्स देख लें, इंडिया जो है अभी चिप डिज़ाइनिंग में तो इंडिया काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन वो एक आउटसोर्स तरीके से कर रहा है। तो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग की पहले हम लोग बात कर लें, फिर इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है चिप डिज़ाइनिंग, जो कि ज़्यादातर US, नेदरलैंड्स ऐसे एकदम डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं। फिर होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे कि आपको पता ही होगा ताइवान, चाइना, यहाँ सब हो रहा है, जहाँ पे जो एक टेक्निकल नो हाउ भी है और एक तरीके की आपको चीप लेबर भी मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी, जो आप असेंबली, टेस्टिंग, कंट्रोल ये सब करते हैं, जो ज़्यादातर जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया का अभी जैसे इंटेल हो गए, ये सब कंपनीज हो गए, इन लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है चिप डिज़ाइनिंग इंडिया में, क्योंकि आपको हर किसी को पता है सबसे बेस्ट कोडर्स और काफ़ी लो रेट्स में आपको इंडिया में मिल जाते हैं। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि ये इंडस्ट्री बहुत नेसेंट है अभी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया पूरा का पूरा इंपोर्ट्स पे ही निर्भर करता है। तो अगर आप 2020 का ही आंकड़े देख लें तो करीब $15 बिलियन तक इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो इसमें अब कई चीज़ें हैं, हम सबको पता है ज़्यादातर जैसे कि सप्लाई चेन्स की जो लिंकेजेस चाइना से हैं, उससे वैसे ही सारी कंट्रीज़ हटाना चाहती हैं, इतना वो लोग निर्भर नहीं रहना चाहते चाइना में। बाकी बहुत सप्लाई चेन शॉक्स आए हैं। तो जैसे जापान में कंपनी है, उनके यहाँ आग लग गई तो एक वो हो गया। ताइवान में जो है ड्राउट पड़ गया था, तो फिर जो अल्ट्रा प्योर वाटर की बहुत ज़रूरत होती है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी किल्लत पड़ गई। तो ऐसी कई चीज़ें होती रही ताइवान, जापान, चाइना, इन सब जगह पे, जिससे आपको एक बहुत बड़ा शॉक मिल गया पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को। तो इंडिया में उन लोगों ने कई चीज़ें हैं, एक तो कि वो लोग अपना इम्पोर्ट बिल कम लाना चाहते हैं, दूसरा कि आप इतना निर्भर ना रहें, क्योंकि जैसे कि अभी 6 महीने 8 महीने लग रहे हैं आपको गाड़ी या किसी चीज़ को लेने में पूरे वर्ल्ड में, ये आप चीज़ों को जो है कम कर सकें। और इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पे भी पहुँचना चाहता है कि अगर चाइना सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही हैं और चाइना से अलग जा रही हैं, तो वो कहीं और ना जाके, जैसे अभी बहुत कंपटीशन है वियतनाम और इंडोनेशिया से, वो इंडिया में आए। तो एक तरीके से इस PLI को इसीलिए सोच समझ के किया गया है कि एक तो चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए कंट्री में, इंपोर्ट बिल कम किया जाए, और जैसे कि जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चीज़ें हैं, ये सस्ती हों। क्योंकि अभी आप कुछ साल बाद आपका जैसे गाड़ी है, उसका आधा का आधा कॉस्ट ही आपका चिप पे रहेगा।
और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ें तो आपको भी मतलब टाइम तो लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में भी, और ये भी इसमें भी आपको कॉस्ट भी ज़्यादा रहेंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालता है, जैसे आप फैब्रिकेशन फाउंड्रीज कहते हैं चिप्स के लिए, तो उसमें 50% आधा हिस्सा जो है गवर्नमेंट कवर करेगी, और ये 10 बिलियन तक 6 साल का इन लोगों ने बोला है। और आगे कह रहे हैं कि आगे भी और इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और साथ में यदि कोई सॉफ्ट लोन्स या फिर कोई लैंड वगैरह चाहिए होगी तो उसमें भी हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक पहला कदम अच्छा है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप देखें तो एक फाउंड्री सेटअप करने में ही आपको 10 बिलियन लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कह रहे हैं कि शायद छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप सेटअप कर पाएँ 1 बिलियन तक की, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप कदम है, लेकिन फिर भी एक पहला कदम ही है इस डायरेक्शन में। अच्छा कृति साहब, ये बताइएगा कि वो कौन से ऐसे पॉसिबल जो ममालिक हैं जिनके साथ इंडिया जो है ये एक अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकता है, या उनसे अपनी ये जो एक्सपर्टीज शेयर कर सकता है या उनसे मदद ले सकता है? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि इंडिया अगर 15 अरब डॉलर की, जिस तरह आपने भी बताया, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहा है इस हवाले से, तो तकरीबन उसमें से 40% के करीब तो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो इट मींस ये तो आपकी, अगर आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया चाइना हालात आपको पता है जिस तरह के हो के ट्रेड 125 अरब डॉलर पे बायलैटरल गई है, जिसमें कोई 97-8 बिलियन डॉलर इंपोर्ट है, बड़े पैमाने पे इंपोर्ट कर रहा है। तो ये तो जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है ऑन चाइना के ऊपर, ये तो किसी वक्त भी, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, पटाखा चल सकता है। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो आप क्या देखते हैं इसमें कोई जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है इंडिया, उसमें भी कुछ चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान के पास जाना या इस तरह की चीज ना, इसके इंडिया का क्या प्लान है? अपने ऊपर ये सारी डिपेंडेंस करनी है, अपनी जो खुद जनरेट करना है, या डाइवर्सिफिकेशन करनी है? और फिर जो वो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि 2070 तक, बल्कि रिसेंटली जब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आए थे तो वो कह रहे थे 2047 तक हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो ये किस हद तक आप समझती हैं, ये जो अगर 10 बिलियन का भी प्रोजेक्ट किया है तो 2047 तक इंडिया की आबादी को देखते हुए ये चीजें मैनेज कर सकते हैं? ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इसमें इंडिया किस किस के साथ लिंक हो सकता है, ये कैपेसिटी रखता है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस तो सभी की है। अगर कोई चीज़ अगर कोविड ने हमें दिखाई है, तो हमने दिखाया है कि किस तरीके से हम लोग सप्लाई चेन्स के लिए और कई चीज़ों के लिए, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ्स हो गए, आपकी जो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गई या बाकी चीज़ें होंगी, उनके लिए आप किस हद तक निर्भर हैं चाइना पे। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कई कंट्रीज़ की बात है, और इसीलिए हर कोई एक कोशिश कर रहा है कि अब अपने आत्मनिर्भर हो। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यूएस वगैरह सारी कंट्रीज एक जो है ना चिप नेशनलिज्म जिसे आजकल कहा जा रहा है, वो बहुत बढ़ रहा है। जहाँ तक कोलैबोरेशन की बात हो गई, वो बिल्कुल ज़रूरी होगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने दोस्तों की मदद चाहिए होगी। अगर आप चाइना को भी देखें तो थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए थोड़ा सा अगर हम लोग एक्सप्लेन करें चीज़ों की, जो चिप होती हैं वो, और हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर साइंस पढ़ते हैं, उन्हें हम दोनों से ज़्यादा ही पता होगा। तो जैसे जो चिप्स होती हैं उसमें जो जितना करीब होती हैं उनके, जितना छोटी होती हैं चिप्स, तो जैसे जो 15 mm की या 3 mm की या 5 mm की जो ताइवान बनाता है, वो सबसे फास्टेस्ट चिप होती हैं, क्योंकि उसमें जो है आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लग जाते हैं एक कम स्पेस में। तो ये सब जो कटिंग एज चिप्स है, जो आपकी मतलब सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जाती है, सब ईवी मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, इन सब चीज़ों में जाती है, वो सब आपकी ज़्यादातर ताइवान से आ रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है। चाइना भी अभी तक सिर्फ 15 mm तक की चिप्स बना पाया है। इंडिया जो है अभी फोकस कर रहा है। अभी इंडिया में आई थिंक ऑलरेडी एक मोहाली में प्लांट है जो 150 mm की चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। अभी इंडिया चाह रहा है कि वो 30 to 40 mm की चिप्स तक मैन्युफैक्चर करे। बहुत कटिंग एज नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी बात ये है कि आपकी ये चिप्स अभी भी जो हैं बहुत सारी नॉर्मल डे चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो डिस्प्लेस हो गए, बाकी अप्लायंसेस हो गए। तो एटलीस्ट आप वो जो 15 बिलियन तक का एक्सपोर्ट बिल है, उसमें कुछ तो आप कम कर रहे हैं। जहाँ तक अब बात हुई कटिंग एज टेक्नोलॉजी की,
उसमें इंडिया को हेल्प लेनी पड़ेगी बाकी कंट्रीज की। तो चाहे वो अगर चिप डिज़ाइन में हो गया तो आप यूएस या जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उससे लें। आप बस आउटसोर्सिंग ना करें, आप अपने इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रीज बढ़ाएं जो सिर्फ आउटसोर्सिंग का काम नहीं कर रही, जो खुद चिप डिज़ाइनिंग का काम कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप जो चीज़ें आपकी कैपेबिलिटी में हैं उससे शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक असेंबली वगैरह की बात है उसमें तो आप काफ़ी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं सिंगापुर वगैरह से। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा इंडिया को, कि कुछ चीज़ें तो वो घर पे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करें। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में वेदांता जो है बहुत जाना माना इंडिया का रिसोर्सेज ग्रुप, उनने कहा है कि वो लोग फॉक्सकॉन के साथ करेंगे, जेवी करेंगे, और वो मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। वैसे ही जो टाटा हैं उनने कहा है वो लोग 300 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मेरे ख्याल में वो भी कुछ ना कुछ टेक ट्रांसफ़र वगैरह तो उसमें कोई एलिमेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल में जो जेवी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको देखिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए, और वो उसके लिए आपको जो है बाहर की हेल्प लेना हमेशा बेहतर रहता है। लेकिन जहाँ तक चिप डिज़ाइन की बात है वहाँ हम लोग काफ़ी सक्षम हैं, और वहाँ पे हम लोग काफ़ी काम अभी भी शुरू कर सकते हैं अपने आप अंदर ही इंडिया में करना। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ, गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज, एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हिलाली चिल्ला रहा है और कह रहा है कि भाई आप इंडिया के साथ सेट नहीं हो सकते, इंडिया 10 गुना बड़ा है आपसे, इकोनॉमी में इतना बड़ा गुना है, आर्मी में इतना बड़ा है, या फिर कहे कि नेवी कहे, एयरफोर्स कहे। अरे भाई, जब आपको पता ही है कि इंडिया इतना गुना बड़ा है आपसे, तो फिर आप यहाँ पर सिंपल चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं देते कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन सुधार कर रखो, इंडिया के साथ सब कुछ मेंटेन करके रखो, उनके साथ ट्रेड करो, उनके साथ बिजनेस करो। हमें जो चीज़ है वो नहीं मिलने वाली। ये जो कश्मीर हम कर रहे हैं, जब तक इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक वीक थी तब तक तो आपने कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे फहरा लिए, लेकिन अब कोई पाकिस्तान का झंडा पकड़ने को भी तैयार नहीं है कश्मीर के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको पता था तब आप अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने में लगा देते। तो आज जो पाकिस्तान की हालत हो रही है या फिर हो चुकी है वो ना होती। लेकिन पता नहीं, इतनी सिंपल चीज़ जब मुझे पता चल सकती है तो इनको क्यों नहीं पता चल सकती। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ, गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये वो नॉन अलाइंड नहीं है, और नॉन अलाइंड के जमाने में भी एक अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था, एक नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था। आप ये गेम खेलते खेलते सीटो सेंटो सब चीज उस वक्त तो चले गए। उस वक्त आपको कोई हेजिटेशन नहीं था। अब आप क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं जब एक दोस्त हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। देखिए, वेस्टलैंड जब आई थी इधर, वो क्या नाम था, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने क्या कहा आपको और हिंदुस्तान को कि हमारी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक बेसिस पे हो सकती है, ऑन अ सिचुएशन, माने अफगानिस्तान, और हमारे पास इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके मुंह पे कह दिया है, हिंदुस्तान को कह दिया है, आपने उसको 10 दफे पढ़ा है, और फिर भी आप कह रहे हैं ही बैलेंस करो। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। हम नहीं जंग लड़ना चाहते हैं, मगर आप हमारा वार्निंग टाइम खत्म करना है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात ये है, आप तो कह रही थी कि कैंप्स बनने जा रहे हैं, कैंप्स बन गए हैं बीबी। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी।
चाइना रशिया का कैंप बन गया है, न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की लाल साहब, में रखना चाहिए रास्ता, और हमें पता होना चाहिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें। ज्यादा हमें बहुत ज्यादा मसलियतों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन कहता है कि क्लियर नहीं होना चाहिए? लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं, नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दिए हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो भी जर्मनी में हुई है? सर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो किस्म के सेटबैक है। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी की सही पिक्चर इस वक्त नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैंप में होते हैं। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना की जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दें कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किधर जाए? जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं, और आपका इस वक्त आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहाँ पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन,